दोस्तों, क्या जो एक लिबरल गैंग है या जो ओक एजेंडा चलाते हैं या वामपंथी जो गैंग है उसके बुरे दिन आने वाले हैं? क्या उनकी ये आखिरी लड़ाई चल रही है? और ये केवल भारतवर्ष की बात नहीं है, ये मैं पूरे विश्व के संदर्भ में बोल रहा हूं। क्या है ऐसी बातें जिससे हम आकलन कर सकते हैं कि भारत में नहीं, इनकी जो सत्ता या ये लोग जो एजेंडा चला रहे हैं, जो नैरेटिव चला रहे हैं, वो भारत के बाहर भी ये अपने जमीन को खोते जा रहे हैं, या इनका एक तरह से इलाज किया जाएगा या किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ ऐसी बातें हैं कि दिल्ली के चुनाव में ये साबित करता है कि इंडी गठबंधन जो 6 महीना पहले या 1 साल पहले बोल सकते हैं कि एकदम पावरफुल दिख रही थी, वो विगत 6 महीना में 2024 के चुनाव के बाद धीरे धीरे ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। और जो अब इसका जो स्वरूप सामने आ रहा है वो बता रहा है कि अब भविष्य में इस तरह का गठबंधन बनाना और उस पर जनता का विश्वास करना भी एक बहुत बड़ा, बोल सकते हैं कि घाटे की सौदा होगा। तो आज इस वीडियो में मैं इन सब बातों को लेकर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा और एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा कि आखिर भारत से लेकर और विश्व जगत पे पटल पे क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले, मैं हूं रणदीप सेंगर और मेरा चैनल का नाम है रणदीप सेंगर ओपिनियन। जो नए जुड़े हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते हैं। दोस्तों, 2-3 घटनाएं ऐसी घटी वर्ल्ड के पटल पर लेकर, और जो एक हुआ भारत में। रिपब्लिक चैनल के इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने जो भी बात बोली उससे क्या निकल कर आता है। और दूसरा, जो कनाडा का परिस्थिति या जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के आप बोल सकते हैं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनकी स्थिति क्या बताती है, और बाइडेन के जाने से क्या लगता है कि वामपंथियों का जो एक, बोल सकते हैं कि एक एंड ऑफ द डे चल रहा है, वो दिख रहा है। और तीसरा, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, उन चुनाव में यह साबित करता है कि इंडी गठबंधन बिल्कुल ही ताश के पत्ते की तरफ बिखर गई। और अरविंद केजरीवाल, जो कि एक नैरेटिव चल रहा है या एक बोल सकते हैं न्यूज चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपने हार का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से वो शायद 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा परमेश वर्मा, जो बीजेपी के जो बोल सकते हैं नई दिल्ली प्रत्याशी हैं, बीजेपी के चेहरा है, उनका दावा भी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रिपब्लिक चैनल पे अधिक योगी आदित्यनाथ के जो इंटरव्यू है उसके ऊपर। रिपब्लिक पे अरुणा गोस्वामी ने उनका इंटरव्यू लिया, और जो आज जान रहे हैं कि कंट्रोवर्सी में महाकुंभ चल रहा है, तो उससे संदर्भ में इंटरव्यू लेते, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो सवाल के जवाब उन्होंने दिया। पहले उन्होंने बहुत वक्फ बोर्ड पे आया कि आपको पता है कि जो वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा चल रहा है भारत में, जेपीसी में गया है, गवर्नमेंट ने भेजा है, फिर उस पर बहस भी हो रहा, उसमें काफी बोल सकते हैं बीच में टीएमसी के साथ उनका बहसा बहसी हो गया था, जिसमें हाथ भी चोट लग गया था, और इस तरह से चल रहा था जिसमें, तो ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या, योगी आदित्यनाथ ने जो बोला कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया है, और उन्होंने बताया कि 1369 फसली लेकर जांच चल रही है कि जहां जहां वक्फ ने इलीगल तरीके से कब्जा किया है उसको छुड़ाया जाएगा, एक एक इंच। तो जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, आप जानते हैं ये अपने बात के बहुत धनी है योगी आदित्यनाथ, जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने अगर बोला कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा तो मिला दी, मतलब वो अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए उनके बातों को एनालिसिस करना, समझना बहुत जरूरी है। अगर वो बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो भी इलीगल कब्जा है उसके एक एक इंच जमीन को वो लेकर रहेंगे, और जैसे सरकारी संस्था जो भी जमीन है उसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इस तरह की चीजें बनवाई जाएगी। और जो भी चीजें, उनने एक और चीज बोला कि जब वो एक मौलाना है, उन्होंने बोला कि
आज कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, तो उसमें वक्त का जमीन है उस पे। उसके जवाब में उन्होंने बोला कि वो अपनी खाल बचा ले, वो बड़ा बात है। इसका मतलब है कि इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जो कि आपको दिखता नजर भी आएगा। इसी के साथ उन्होंने इसी के साथ उन्होंने बोला कि जब बोला गया सनातन, तो बोला ना कि सनातन बहुत पहले से है, जब मतलब ऐसे लोगों के बीच भी नहीं फूटा था, तब से सनातन महाकुंभ हो रहा है। और ये सब चीजें जो बोल रहे हैं ना कि ये राम कृष्ण और शिव का परंपरा है। जो लोग बोलते हैं देश को जातियों में बांटना चाहते हैं या जाति में बांटकर खुश होते हैं, वो आकर देखे कि कुंभ में आज, जब ये सच्चाई है कि आप सोचिए कि अगर 110 करोड़ हिंदू हैं, तो उसमें अगर 40 करोड़ अगर नहाने जाते हैं, तो आधी आबादी करीब करीब वो केवल प्रयाग में कुंभ में नहाने जा रही है। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप देखिए कि उसमें हर जाति के लोग जाएंगे, एक जगह पे स्नान करेंगे। तो उनका कहने का इंडायरेक्टली मैसेज है कि आप देखिए कि अगर आप देख सकते हैं कि कहीं भेदभाव नहीं है, तो वो कुंभ आकर देखे। जो लोग जिस तरह का एजेंडा नैरेटिव चलाते हैं और बोलते हैं विदेशी जो है जूठन चाट चाट के ज्ञान के चाट चाट के, जिन्होंने इस तरह के जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया टाइप के, वो उसी को इतिहास समझते हैं और उसी तरह से वो इसको लेके आते हैं। उनको लिए बहुत बड़ा उन्होंने ज्ञान दिया कि आपको अगर जाति पे और ये अगर इतिहास को आप मानते हो कि भारत का इतिहास डिस्कवरी ऑफ इंडिया से जाना जाए कि भारत एक खोज है, तो ये आपकी भूल है। इसके अलावा उन्होंने बोला, जब संबंध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 19 तारीख को पहला सर्वे हुआ था, 21 तारीख को हुआ, लेकिन आखिर 24 नवंबर को माहौल क्यों खराब हुआ। और ये सच्चाई है कि मान लीजिए कि रैंडमली अगर आप रैंडमली आपको झगड़ा होता है, तो आपके पास जो होगा वो उठा के मार सकते हैं, पत्थर है जो भी। लेकिन इतने पत्थर बिना तैयारी के आपके छतों पे आपके पास कैसे आ जाते? इसका मतलब कि आपकी तैयारी चल रही थी, ये दर्शाता है इतने पत्थर के रूप में। और उन्होंने बोला कि जो लोग भी माहौल खराब कर रहे हैं, उनकी भी दवाई हो। और उन्होंने 1971 में, सॉरी, जो यूपी में संभल में दंगा हुआ था, जो बताया जाता है कि 40 लोगों की काटा चौकी में, मतलब जिंदा उनके साथ अग्नि में उनको अग्नि में झोंक दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा जो जांच का विषय है, जो बोल रहे थे कि आज तक इस पे कोई जांच नहीं हुई। 1100 लोगों ने अभियुक्त थे, सिर्फ 2 आदमी को इसमें सजा, कन्विक्शन किया गया। उन्होंने बोला कि 1984 के दंगे पर कब से 10 से 12 कमीशन बन गए, लेकिन आज तक संभल जैसे जो इतना बड़ा राइट हुआ, उसके ऊपर एक भी कमीशन नहीं बनाया गया। क्यों? उन्होंने बोला क्या कि जो यहाँ बहुसंख्यक समाज है, क्या उनके जान की कोई कीमत नहीं है? और उन्होंने बोला कि इसकी फाइल खोली जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। बाकी आप जानते हैं कि संबंध में खुदाई चल रही है, बावड़ी से लेकर क्या क्या, मंदिर से लेकर क्या क्या मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो यूपी का चुनाव होगा, धीरे धीरे राम मंदिर अयोध्या से शिफ्ट होते हुए संबल पे आके निकल गया। और 2027 का चुनाव संबल एक बहुत बड़ा मुद्दा होकर निकलेगा, ये सब मेरा मानना है। और उन्होंने ये भी बोला कि आप क्या चाहते हैं कि जख्मों का उपचार नहीं होना चाहिए? अगर आपके शरीर में कोई फोड़ा है, तो उसको सर्जरी करना ही पड़ेगा। और छोटा छोटा इलाज करने से कुछ नहीं होगा। एक बार जब तक सर्जरी प्रॉपर नहीं होगा, तब तक इसका इलाज नहीं होगा। और सबको इसके लिए तैयार होना चाहिए। एक तो उन्होंने जो उनके फॉलोअर हैं उनको बोला, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी तैयार होना चाहिए। दूसरा, जो जिस तरह के लोग ऐसे समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और समाज में द्वेष फैला रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मतलब सर्जरी होकर उनको निकाला जाएगा। तो उसके लिए पूरे देश के लोगों को तैयार होना चाहिए कि ऐसे लोग सड़कों पे आएंगे, जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तरह तरह से हथकंडे अपनाएंगे देश को अनरेस्ट करने के। लेकिन हमको जागरूक रहना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि ये तो होने ही है, लेकिन इसके डर से हम सर्जरी या इनका इलाज या इनके ऊपर कार्रवाई न करें, वो गलत चीज। तो ये आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ पहले से बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हैं कि एक उनका अपना तरीका है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और वो
जब मैं वीडियो भी बना रहा हूं, आजकल में 24 घंटे में संबंध में आप जाकर देखेंगे तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे बिजली चोरी हो रही थी, जो वहां के सांसद है उनके घर में कैसे मीटर के बिजली की चोरी हो रही थी और कोई मीटर रीडिंग नहीं आ रहा था। कैसे वहां के मस्जिद से वहां के मोहल्लों में बिजली की सप्लाई की जा रही थी, तो 2-2 करोड़ का फाइन किया गया। तो इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे सामने आ रही है, क्योंकि वहां पे कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी डर के मारे नहीं जाता। लेकिन आज के टाइम में वो बोले कि पलायन भी बंद हो गया और ऐसे लोगों का उपाय हो रहा है और सर्जरी हो रहा है और इनका उपाय होगा। तो ये सब संबंध में आप लोगों को धीरे धीरे और भी जैसे जैसे नजदीक आएगा दिन तो देखने को मिलेगा। अब दूसरा खबर जो मैंने बोला ना कि जिस तरह से वामपंथी एक जॉर्ज सोरोस का टीम है और ऐसे लोगों का टीम है जो आप जानते हैं कि बिल क्लिंटन का एक एनजीओ है, किस तरह से ऐसे लोगों को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करते हैं, किस तरह से उसमें आप देखेंगे जो बांग्लादेश के कार्यवाही राज प्रधानमंत्री हैं जो यूसुफ, वो किस तरह से यूनिस खान, वो किस तरह से वो मोल है एक तरह से अमेरिका के या बाइडन के। अब बाइडन की जो बोल सकते हैं कि बाइडन का संबंध जब तक वो राष्ट्रपति थे, जब तक वो हारे नहीं थे, तब तक भारत से किस तरह से उन्होंने अपना बना के रखा। लेकिन जाते जाते उन्होंने जॉर्ज सोरोस को जो रिवॉर्ड दिया वो दर्शाता है कि उनके दिल में भारत के प्रति कितना विद्वेष था। और ट्रंप के जीतते ही आप जो जस्टिन ट्रूडो को देखा होगा कि जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से डेली भारत के खिलाफ पटल पे एकदम, बाइडन तो साइलेंटली कर रहे थे लेकिन जो ट्रंप थे एज ट्रूडो थे वो मतलब पूरे मतलब उसमें आके और जिस तरह से वो वोकल होके भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, वो धीरे धीरे उनके भीतर ही, उनके पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ एक आवाज उठने लगी कि भारत जैसे संपन्न देश के साथ अगर हमारी, जैसे कि वो लोग बता रहे थे कि भारत ने कितनी बार बोला कि अगर बोलते हो कि वहां के तुम्हारे नागरिक हैं जो भारत के हिसाब से आतंकवादी हैं, अगर उनको कोई वहां पे अगर टारगेट कर रहा, टारगेट किलिंग कर रहा है तो उसमें भारत का कोई प्रूफ नहीं है, तुम ऐसे ही नाम लेते हो तो गलत बात है। अब वहां के जो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं वो बोलते हैं कि एक संपन्न देश के साथ अगर इस तरह से रिश्ते खराब होंगे तो ये हमारी आर्थिक व्यवस्था पर बहुत असर डालेगा, जिसकी वजह से आज के टाइम में ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। अब वो मेरे ख्याल से मार्च या फरवरी तक वो वहां के प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद दूसरा कोई आएगा। अब कहानी यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ट्रंप जो है उन्होंने एक मैप जारी किया और मैप जारी करके लिखा कि एक मतलब 51 जो स्टेट है अमेरिका का, आप जानते हैं कि 50 स्टेट है अमेरिका में, तो उन्होंने लिखा कि 51 जो स्टेट है वो कनाडा है, उसके गवर्नर जो भूतपूर्व वो है जस्टिन ट्रूडो। तो ये एक जो जाते जाते प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा अपमानजनक बात है। और पूरी तरह से ये मानते हैं कि आर्थिक स्थिति जो ट्रंप ने थोड़ा रोक लगाया कनाडा के ऊपर, तो उससे आर्थिक व्यवस्था और खराब हो गई। वो कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कनाडा को अमेरिका में शामिल करना ही होगा। जब तक अमेरिका में शामिल नहीं करेंगे तब तक कनाडा की आर्थिक स्थिति, और बोल रहे हैं कि वहां की जनता भी चाहती है कि अमेरिका के साथ मिल जाए, एक स्टेट बन जाए, अमेरिका में उनका पूरी तरह से विलय हो जाए। अब उसके कुछ नेता लोग और जस्टिन ट्रूडो भी इसको विरोध कर रहे हैं। इसमें एलन मस्क ने एक बहुत ही बड़ा बात बोला। जब उन्होंने इसका विरोध किया, ट्रूडो ने बोला कि इस बात की कोई संभावना नहीं कि कनाडा अमेरिका का अंग बन जाएगा। तब एलन मस्क ने इसके बारे में बहुत अच्छा एक मतलब कमेंट किया कि लड़की अब तुम कनाडा के गवर्नर नहीं है, इसलिए तुम जो भी कहते हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उन्होंने एज ए गर्ल करके संबोधित कर दिया और ये काफी चल रहा है। तो आप मान के चलिए कि कनाडा के सांसद जो पियरे पोलिवेरे हैं, उन्होंने भी अमेरिका में ये सब बोला, जे उसका उसका भी जवाब चल रहा है कि वो अमेरिका में कनाडा सम्मिलित हो जाएगा, विलय हो जाएगा, उसको मानते नहीं। लेकिन आपको एक और भी बता दूं कि जो बाइडेन के मंत्री में है वो लोगों ने भी इस बात को रखा बाइडेन के मंत्रालय में कि इस तरह से भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति के बारे में, जो अडानी है, उनके समूह के बारे में इस तरह से बिना प्रूफ के कोई चीज बोलना, ये लग रहा है कि अमेरिका के लिए भी उनकी आर्थिक स्थिति या उनके बिजनेस विदेश नीति के लिए ठीक नहीं है। तो ये चीजें जो बता रहा है कि भारत का पावर
ये ज्योग्राफिकल पावर जो हो रहा है कैसे डेवलप हो रहा है। अब इसको आप या तो देखिए कि मोदी का जो नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री उनका कूटनीति है या क्या है, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता, और ऐसा भी नहीं मान सकते कि आपके पास अगर पावर नहीं है, आपके कंट्री में पावर नहीं है, और इस तरह से जो आपका प्रखर विरोधी था और उसके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये आपके मतलब सोच पे डिपेंड करता है कि भारत की कोई कूटनीतिक नहीं है। जब मोदी जी बोलते हैं कि भाई आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाओगे, तो अपने आप हो जाओगे। ऐसा कैसे हो जाएगा जब तक आप कोई प्रयास नहीं करोगे? क्योंकि आप जो कांग्रेस आज बोलती है कि अपने आप गुरु हो जाएगा, अपने आप तो कुछ होता नहीं। कोई गाड़ी भी अपने आप नहीं चलती, आपको चलाना पड़ता है, कितना अच्छा चलाना है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, जो मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। देखिए आपने अभी विगत पाकिस्तान में जो चल रहा है और वहां के तालिबान के साथ जिस तरह से हमारी बैठकें चल रही है, वो दर्शाता है कि जो पाकिस्तान खुश हो रहा था कि तालिबान अगर अफगानिस्तान में आ गया तो भारत को कश्मीर में दिक्कत होगा, लेकिन अब जो अब तालिबान और पाकिस्तान में लड़ाई चल रहा है और पाकिस्तान ने उस पर एयर स्ट्राइक किया है, उसके बाद से जिस तरह से भारत इन्वॉल्व हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, वो कूटनीतिक क्षमता जिस तरह तालिबान सपोर्ट कर रहा है, भारत को प्रेज कर रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत की कूटनीतिक क्षमता कितना बेहतर चल रही है आज के टाइम में। और इसमें नरेंद्र मोदी को तो आपको हैट्सअप तो देना ही पड़ेगा। अब आते हैं दिल्ली के चुनाव। दिल्ली के चुनाव में प्रवेश वर्मा ने बोला कि जो अरविंद केजरीवाल है वो 2 जगह से चुनाव लड़े, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं तो एक ही जगह से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने अभी भी बताया नहीं कि वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं या कहीं और से। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ही मनीष सिसोदिया ने भी अपनी कंस्टिट्यूंसी को चेंज कर दिया और दूसरी जगह से लड़ रहे हैं। तो अब ये दर्शाता है कहीं ना कहीं जो आज तक आम आदमी पार्टी को ये जरूरत नहीं पड़ी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरी जगह से लड़े। तो अगर अब वो छोड़ने के चाहे, अभी तो केजरीवाल का डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल राकेश बिरलान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के दूसरी जगह से लड़ रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फीडबैक मिला है कि इस चुनाव में उनका हालत खस्ता है और वो चुनाव हार सकते हैं। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत ही पैनिक है। उसको आप एक और अरविंद केजरीवाल की स्थिति भी नई दिल्ली चुनाव जो क्षेत्र है उसमें अच्छी नहीं है। उसका वजह यह है कि जिसकी वजह से मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि उनके 3 बड़े मंत्री संजय सिंह, आतिशी जो सीएम है, और खुद अरविंद केजरीवाल, वो बार बार केवल नई दिल्ली के जो भी वोट में इधर उधर हो रहा है कि बता रहे हैं कि हमारे जो समर्थक हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। इस तरह की बातें जो जिस तरह से कर रहे हैं, वो जिस तरह से वो नई दिल्ली अपने हनुमान मंदिर में जाके पुजारियों को जो 18,000 मंथली देने का जो प्रयास कर रहे हैं केवल चुनाव जीतने का, भी वो लेकर आए कि जाट को आरक्षण होना चाहिए। ये सब दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल को अपने हार का डर है इस बार। और इसीलिए क्योंकि संदीप दीक्षित भी लड़ रहे हैं चुनाव वहां से नई दिल्ली से, जो शीला दीक्षित का एक बहुत सा लेगेसी लेके जा रहे हैं, प्रवेश वर्मा है, और ये टक्कर बहुत ही कांटे की होने वाली है अगर अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं तो। अभी तक ये श्योर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार का चुनाव दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये हलवा नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं आज, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कर चुके हैं या उसको बता नहीं पाए हैं कि मैं कहां से चुनाव लड़ू। नई दिल्ली से चुनाव लड़ने में वो हेजिटेट तो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कब वो इस बात का ऐलान करते हैं कि नई दिल्ली क्षेत्र से या कहां से चुनाव लड़ते हैं। अगर नई दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं तब भी हारने का खतरा है, और अगर दूसरी जगह से अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये श्योर हो जाएगा कि वो मान रहे हैं कि नई दिल्ली से अगर लड़ते तो चुनाव हार सकते हैं। इस बार का चुनाव जो दिल्ली का होने वाला है बहुत मजेदार, और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लिए ये होने वाला है बहुत बड़ा घाटे का सौदा। और ये इसके साथ इंडी गठबंधन भी एकदम बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह बिखर गई, क्योंकि टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी और जितने भी शिवसेना, जितने भी पार्टियां हैं, वो खुल के बोल रही हैं। अखिलेश यादव भी अब खुल के आगे कि हम दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ। तो ये दर्शाता है कि इस बार का चुनाव जो है
दो चीजें, एक तो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का चुनाव जो है वो साबित करेगा कि उनका फ्यूचर क्या, दूसरा ये साबित करेगा कि अरविंद केजरीवाल जो है लड़ते हैं तो किस तरह से कांग्रेस के बहुत बड़ा डेंट पड़ रहा है और उनके लिए सेटबैक है कि सारे एनडीए गठबंधन धीरे धीरे बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने लगे। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये दरार कितनी बढ़ती जा रही है और कांग्रेस कितना अलग थलग होती जा रही है। तो ये केवल अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, ये कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा है जो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।